नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो, नमस्कार हो। आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी मेंस का पार्ट 2 का क्वेश्चन, जिसमें से पाल कला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरह से डिटेल से, उसमें विश्लेषण करेंगे। इसके बाद अगला विषय इसका निचोड़ मिलेगा। तो बिना वक्त गवाए हुए हम चलते हैं कि पाल कला है क्या, देखते हैं। पाल कला 8वीं सदी 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल पर किसका शासन था? पाल कला का था। इन्होंने कला को अत्यधिक प्रोत्साहन किया। बौद्ध धर्म में विश्वास था। पाल कला को बौद्ध धर्म में क्या था? विश्वास था। कला को इन्हें सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया। पाल शासकों ने नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय के जैसे शिक्षा को प्राप्त केंद्रों से अधिक प्रोत्साहित किया, जहां स्तूप और मठों का निर्माण हुआ। मूर्तिकार कला एवं अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, यानी मूर्ति भी अधिक मात्रा में क्या हुआ? बनाया गया। पाल शासक का सबसे ज़्यादा संबंध था जावा से। किससे? जावा से। और जावा के शासकों से बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो घनिष्ठ संबंध रहने के कारण हिंदू जावाई मूर्तिकला बनने चालू हो गया। नेपाल, कश्मीर, बर्मा, थाईलैंड बहुत जगह पहुंचने लगा। इसका नेपाल में भी, कश्मीर में भी, बर्मा में भी, थाईलैंड में भी इसके विश्लेषण के बारे में सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब चित्रकला के बारे में सबसे ज़्यादा मैंने प्रतिष्ठित यानी मैंने उल्लेख यानी स्पष्ट वर्णन करने लगा वहाँ। इसका बहुत सारा विशेषताएं हैं। जैसे पाल शासकों ने बौद्ध कला को सबसे अच्छा प्रदान किया। पाल शासक ने बौद्ध कला को विशिष्ट योगदान प्रदान किया इन्होंने। पालकालीन मूर्तिकला एवं छरहरी मनोहरी आकृति, यानी पालकालीन मूर्तिकला जो था, छरहरी और मनोहरी आकृति का पर्याप्त मात्रा में मिला। बहुत आभूषण को उसको अच्छी तरह से सजाया जाता था। अब सजाने पर उसको विशेष बल दिया जाता था, यानी कहने का मतलब वो विशेष ढंग से उसको सजाया जाता था। बिहार और बंगाल में जो मूर्ति मिला, तो बंगाल के अपेक्षा बिहार में सबसे अधिक मोटा मिलता था मूर्ति। पालकालीन मूर्तिकला सारनाथ कला पर, मैंने पालकालीन जितना भी मूर्ति मिला, सारनाथ का प्रभाव उस पर सबसे ज़्यादा रहा। पालकालीन जितना भी मूर्ति रहा उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? सारनाथ का रहा। पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया, बिहार, राजमहल यानी झारखंड में स्थित है। यानी पालकालीन जो मूर्ति था उसका निर्माण कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार में राजमहल, पहाड़ियाँ, राजमहल जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता, उसमें भूरे और काले रंग का बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कैसा? भूरे और काले रंग का बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पत्थर जो होता था इस तरह से उसको पॉलिश किया जाता था कि वो धातु जैसा चमकता था। पत्थर जो होता था मुलायम रहने के कारण, मूर्ति काला मुलायम रहने के कारण उस पर वस्त्र आभूषण मैंने उकेरा ज़्यादा समझा, यानी उकेरा ज़्यादा उसको सजाया जाता था।
पालकालीन मूर्तिकला में तिथियां, यानी पालकालीन मूर्तिकला में तिथियों की भी दर्शाया गया था। देवी देवताओं का मूर्ति बनाया जाता था जिसमें लैंगिक विषयों का अभाव रहा। यानी कहने का मतलब देवी देवताओं की ही मूर्तियां उदाहरण है जिसमें लैंगिक विषयों का अभाव रहा, माने लिखित का प्रमाण उतना ज़्यादा नहीं मिला। पालकालीन शैली में बनी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मूर्ति। पालकालीन शैली में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण मूर्ति का स्तर समान था, किंतु वहन अत्यधिक भिन्नता है। पालकालीन मूर्तियां तंत्र प्रभावित बौद्ध देवी देवताओं को सर्वाधिक लक्षण अंकित किया गया है। यानी पालकालीन जो मूर्तियां था उसमें तंत्र का भी, बौद्ध और देवी देवताओं को भी सर्वाधिक माने लक्षण अंकित किया गया। उसमें देवी देवताओं के बारे में कुछ न कुछ चर्च मिला। अब इसका अवशेष कहाँ कहाँ मिला देखते हैं। तो नालंदा मिला, गया मिला, काशीपुर मिला, शकरबंद मिला, कुकीहार मिला, है ना, मूर्तिकला का प्रमुख स्थल है। नालंदा में भी मिला, गया में तो देखने को मिलता है विष्णुपद मंदिर। काशीपुर, शंकरबद, कुकीहार, ये सब जगह पर बहुत सारे मिले। मूर्तियाँ अच्छी तरह से सुसज्जित और अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ रहता था, जैसे लगता था कि धातु की तरह चमक है इसमें, पत्थर ना होकर ये धातु की बने, मैंने देखने में लगता था कि ये धातु है। एक काले बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता है? काले बेसाल्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। एग्जाम्पल में देखते हैं, पश्चिम बंगाल में एक नदी है महानंदा, कौन नदी? महानंदा। उसमें एक देवी का सुंदर आकृति बनाया गया है, जैसे लगता है उड़े दिया गया है उस आकृति को, अभी भी उसका प्रमाण मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक महानंदा है, उत्कृष्ट नदी, सुंदर आकृति मैंने बनाया गया है, कारीगरी इस तरह से बनाया गया है वो उसको लोग सार्थक आश्चर्यचकित है कि इस कैसे बन गया। पालकालीन जो स्थल है विभिन्न रूपों से बुद्ध के अनेक रूपों में मैंने दर्शाया गया है। बहुत जगह बुद्ध को अनेक रूपों में दर्शाया गया है, जैसे आप लोग को तेश्वर, मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व या मंजूश्री या तारा, ये सब मूर्तियाँ जो बुद्ध को अन्य रूपों का दर्शाया गया है। इसमें आप लोग की तेश्वर बुद्ध को कहा जाता है, मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व, मंजूश्री, ये सब बुद्ध को कहा जाता है। पालकला उत्तरवर्ती चरण का कुछ मात्रा में अंकन किया गया है, जैसे 12वीं शताब्दी तक सेन शासक के अधीन लेकर इस्लामी शासक में फैल जाने तक जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 12वीं सदी तक, उस समय सेन जो शासक थे, 12वीं शताब्दी तक सेन के जो शासक थे, मैंने पालकालीन यानी पाल शासकों द्वारा पूरे तरह से बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार हुआ। जब तक इस्लाम धर्म उस पर हावी न हुआ तब तक ये पूरी तरह से फैल चुका था। लेकिन जैसे इस्लाम धर्म शासकों ने फैला तो पालकालीन धीरे धीरे ये नष्ट की ओर बढ़ते चला गया। किसी ओर? नष्ट की ओर बढ़ते चला गया। पालकालीन चित्रकला, कैसा कैसा इसका चित्रकला है देखते हैं। भारत में लघु चित्रकला एवं सबसे प्राचीन उदाहरण यानी पूर्वी भाग में पाल वंश के अधीन 11वीं और 12वीं शताब्दी के इसका उदाहरण है। सबसे अच्छा चित्रकला 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के इसका अच्छा उदाहरण है। इसका जो समयावधि था 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के मैंने पूरी तरह से फल फुलाई। पाल वंश का समय अवधि कब था? 1250 ईस्वी से लेकर
12वीं ईस्वी तक के ये बुद्ध अंतिम चरण के भारतीय बौद्ध कला के साथ कहाँ कहाँ मिला? नालंदा में मिला, उदंतपुरी, विक्रम विश्वविद्यालय, सोमपुरी, बौद्ध महाविहार, बौद्ध शिक्षा कला महान केंद्र रहा। ये सब बौद्ध विषयों में से तारपत्र, असंख्य पांडुलिपि, यानी कहने का मतलब तारपत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तारपत्र का जो प्रयोग किया जाता था, उस तारपत्र में बीच में बुद्ध का मूर्ति प्रतिमा लगाया जाता था और अगल बगल दोनों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लगाया जाता था, उसमें खाली जगह नहीं छोड़ा जाता था। बौद्ध सहित प्रस्तुत किया जाता था। काश की प्रतिमा, यानी काश का भी प्रतिमा लगता था। किसका प्रतिमा लगता था? काश का भी प्रतिमा लगता था। यहाँ पे कहा गया है कि जो पांडुलिपियों जो मिला है, पांडुलिपियों मिला है, तो पांडुलिपियों जो काश काश का प्रतिमा उस पर माने काश यानी एक काश पर एक प्रकार का धातु है, उसको बीच में बौद्ध का मूर्ति होता था और अगल बगल सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए जाते थे और अंकित किया जाता था। इसके बारे में कार्यशाला आयोजित किया जाता था। कार्यशाला का आयोजित किया जाता था। क्या आयोजित किया जाता था? कार्यशाला आयोजित किया जाता था। समूचे दक्षिण एशियाई के विद्यार्थी तीर्थ यात्रा यहाँ शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के लिए एकत्र होते, यानी पूरे दक्षिण एशियाई के जितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे अपने धार्मिक शिक्षा को लेकर के, बौद्ध शिक्षा को लेकर के जानने के लिए, सुनने के लिए एकत्रित होते थे। नेपाल, तिब्बत, बर्मा, जावा, इंडोनेशिया, यहाँ से लोग, स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग आता था, आ करके यहाँ धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करता था, पांडुलिपियों के बारे में जानता था। पांडुलिपियां जीवित उदाहरण में से अधिकांशतः संबंध की ब्रज शाखा से है। किससे? ब्रज शाखा कहा जाता था। चित्रकला शैली का प्रमुख कलाकार धीमान, उनके पुत्र बिठपाल थे। यानी चित्रकला जो था उसका प्रमुख कलाकार धीमान था और उसका पुत्र का नाम था बिठपाल। इस चित्रकला में करने का मतलब चक्रधार रेखाएं गोल कर करके चारों बगल चक्रधार रेखाएं काटा जाता था। चक्रधार रेखाएं गोल करके इस तरह से मिलता था फरमान इसका। हल्की हल्की आभाएं का रेफा मिलता था। पाषाण काल यानी काश प्रमाण का मूर्तिकला का भी रूपों मिला पुराना। इस शैली में अजंता जैसी शैली का निर्माण, मैंने मानसल अजंता शैली कोमल आकृतियां का भी प्रमाण मिला, उसी से मिलता जुलता प्रमाण मिला, अजंता शैली को मिला है। इस शैली में तारपत्र पर बने, जिसमें बीचों बीच में महात्मा बुद्ध की जीवन के संबंधित, यानी तारपत्र जो पर बने रहते थे उसमें महात्मा बुद्ध का बीच में फोटो रहता था। तारपत्र में बीच में फोटो रहता था और बीचों बीच में महात्मा बुद्ध का फोटो रहता था और अगल बगल दोनों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष सजाए रहता था। दोनों ओर सुंदर वृक्ष सजाए रहता था, जिसमें से लाल, नीला, पीला और श्वेत, लाल नीला पीला और श्वेत रंगों का प्रयोग किया जाता है। तारपत्रों पर भित्ति चित्र का भी प्रमाण इसमें मिला है देखने का। तारपत्रों पर किसका चित्र मिला है? भित्ति चित्र का भी प्रमाण देखने को मिला है। पाल शैली में एक उत्तम उदाहरण है, जैसे बोधलेन पुस्तकालय। कौन पुस्तकालय? बोधलेन पुस्तकालय, ऑक्सफोर्ड पुस्तकालय। ये इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ? इंग्लैंड में उपलब्ध है। या जिसमें 8000 पंक्तियों को लिखित उच्च कोटि का ज्ञान एक पांडुलिपिया का वर्णन किया गया। कितना? 8000 उच्च कोटि पांडुलिपियों का ज्ञान का ये वर्णन किया। इस पाल शासक जो राजा रामपाल के शासनकाल में 15वें वर्ष, यानी वो शासन किए थे उसका 15वें वर्ष के बाद, 15 वर्ष तक शासन किए, उसके बाद नालंदा में एक मठ का स्थापना किए, जिसमें 6 पृष्ठों का पांडुलिपियों का वर्णन किया गया है। कितना? 6 पृष्ठों का पांडुलिपियों का वर्णन किया गया है। लेकिन कब तक ये पांडुलिपि संचित रहा? जब तक कि मुस्लिम का आक्रमणकारी नहीं था तब तक ये संरक्षित रहा।
13वीं शताब्दी के पूर्व मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात पाल कला अचानक अंत हो गया। यानी पाल कला क्या हुआ कि जब तक के मुस्लिम आक्रमणकार था तब तक ये संरक्षित था, लेकिन जैसे मुसलमान लोग इस पर आक्रमण करना चालू कर दिए, अपने साम्राज्य को मार मार कर जीत कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो धीरे धीरे नष्ट हो गया। कुछ मठवासी कलाकार जो बचकर नेपाल चले गए, जिससे कारण वहाँ का विद्यमान परंपराओं ने वहाँ कुछ सहायता मिला, वहाँ के लोगों ने उसके बारे में सीखा, गहन अध्ययन किया, कुछ अवशेष वहाँ बचा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। पाल वास्तुकला का स्थापत्य कला, यानी बिहार में भी इसका क्या योगदान है ना। पालवंशी नरेश महान निर्माता, विक्रम विश्वविद्यालय उदंतपुरी नालंदा में सोमपुरी इत्यादि जगहों पर बौद्ध एवं बिहार मठ बनवाया। यानी विक्रम विश्वविद्यालय उदंतपुरी और नालंदा में सोमपुरी इत्यादि जगहों पर बौद्ध विहार एवं मठ बनवाया गया। बौद्ध विहार एवं मठ, इसका संस्थापक राजा गोपाल था। कहाँ कहाँ? विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा, सोमपुरी, ये सब जगहों पर पाल का कुछ मठ बनवाए गए, बौद्ध का मठ बनवाए गए, है ना, जिसका संस्थापक कौन था? राजा गोपाल। एक सोमपुरी में भी करवाया गया। महिपाल सैकड़ों मंदिर एवं भवन निर्माण करवाए गए। महिपाल ने बहुत सारे मंदिर, सैकड़ों मंदिर, भवन को निर्माण करवाया गया। रामवती नामक नगर का रामपाल ने बसाया था, वह अनेक मंदिर भवन का निर्माण करवाया गया। विक्रमशिला महावीर का स्थापना किया गया। महावीर मंदिर एवं भवनों का निर्माण कर विक्रमशिला महावीर की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला जो महावीर मंदिर है, महाविहार की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। पुस्तक क्वेश्चन कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल ने किया। इसके अनेक कक्ष भी बनाए गए। इसके अतिरिक्त बनाए गए थे सूरजगढ़ में जय मंगलगढ़ में कहलगांव का गुफा मंदिर, विष्णुपद मंदिर, अष्टमंडप इत्यादि पाल कला का विशिष्ट उदाहरण है। गया वाला विष्णुपद मंदिर, जय मंगलगढ़ में, कहलगांव में, सूरजगढ़ में, ये सब क्या है? मंदिर है ना, पाल कालीन का अवशेष है। पाल कला का विशिष्ट उदाहरण आज भी देखने को मिलता है। नालंदा में विशिष्ट बौद्ध मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, जो शैलेंद्र शासक बलपुत्र ने देवपाल से आज्ञा लेकर के करवाया था, देवपाल से अनुमति लिया था। शैलेंद्र शासक बलपुत्र ने देवपाल से, किससे? शैलेंद्र शासक बलपुत्र देवपाल से आगे ले गए। यह देखा गया कि पाल स्थापत्य कला पक्की ईंट पर आधारित था। इस पर कच्चा ईंट का इसका प्रयोग नहीं किया गया था, पक्का ईंट का प्रयोग किया गया था। वास्तुकला में महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में अवशेष नालंदा कुछ इमारतों महत्वपूर्ण आगे चलकर विश्वविद्यालय जैसे पक्का ईंट का निर्माण किया गया था। इसका अवशेष अभी भी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने क्या करवाया था, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने तो करवे किया था। उसके बाद उसमें पक्की ईंट का भी प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देश विदेशी से शिक्षा बौद्ध एवं जैन धर्म को ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा का केंद्र के साथ साथ महदूद पर्यटन का विरासत के रूप में आज भी सहयोग इसका किया गया, आज भी इसका सहयोग किया गया, आज भी इसका विरासत के रूप में मैंने सहयोग कर रखा हुआ है। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आते हैं पटना कलम। 18वीं सदी के मध्य मुगल कला और यूरोपीय कला यानी
मध्य में मुगल कला, इधर यूरोपीय कला के दोनों के सम्मिश्रण से विकास जिसका हुआ उसको पटना कलम चित्र शैली का विकास हुआ। पटना कलम चित्र शैली का विकास हुआ। ये पटना में इसलिए पटना शैली कहा जाता है कि पटना कलम को कंपनी शैली भी कहा जाते हैं, इसलिए जिस पटना में मैंने इसका चित्र पटना में ही इसका विकसित किया गया था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से जाना जाता है। पटना कलम कंपनी शैली भी कहते हैं। कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनाया गया था। किसका? कंपनी के अधिकारियों द्वारा बनाया था। आगे चलकर इसे इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना जाता था। पटना कलम के अधिकांश चित्र लघु चित्र की श्रेणी में, इन्हें अधिकतर कागज पर बनाया गया था। कुछ पर कागज पर बना था, लेकिन बाद में चल कर ये शीशा, हाथी दांत, चमड़ा, धातु इत्यादि पर बनाए जाते थे। यानी पहले पटना कलम जो था वो कागजे पर चलता था, लेकिन बाद में इसको क्या किया, हाथी दांत, चमड़ा, धातु इत्यादि पर इसको बनाया गया। पटना कलम को ब्रिटिश जल रंग पद्धति पर अपनाया गया। पटना कलम को ब्रिटिश जल रंग पद्धति पर अपनाया गया। पटना कलम शैली निर्मित बिहार में इसका तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक इसका झलक दिखाई देता था। समाज के बारे में इसका बताया गया था। समाज के वर्गित लोगों के बारे में कैसा काम करता है उसके बारे में इसका चित्रांकित किया गया था। देखते हैं। पटना कलम चित्रों को विषय वस्तु के आधार पर 6 भागों में बांटा गया। जैसे दैनिक जीवन, उद्योग धंधे आधारित चित्र, जैसे कसाई मांस काटता है, कुली, मेहतर, नौकरानी, डाकिया डाक चिट्ठी ला रहा है उसका चित्रकला हुआ। कसाई मांस काट रहा उसका चित्र हुआ। कुली, बेहतर, मांगलिक पर्व, त्योहार, उत्सव, ये सब का चित्र यानी पटना कलम में आता है। डोली, दीपावली, दाह संस्कार, नृत्य, दाह संस्कार कर रहा है उसका चित्र बनाया जाता था। डोली ले जा रहा है उसका चित्र बनाया जाता। मुखाकृति, सभागृह, सभ्य का बनाया जाता था। पशु पक्षी का चित्र बनाया जाता था। वस्तु चित्रण किया जाता था। अलरांकित या सुलेखन कला के भी इसका विकास किया गया था। इस शैली के चित्रों की एक प्रमुख विशेषता सादगी पूर्ण एवं समानुपातिक होना, यानी मुगल जैसी भावनाओं को स्पष्ट इसमें दिखाई नहीं दिया। इस शैली के माने पृष्ठभूमि पर लैंडस्केप परिदृश्य यानी दूसरे प्रकार का चिन्हित का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। इस शैली में जो बनता था चित्र, नाक चित्र जो बनता था, ऊंची नाक, भारी बाँह, पतले चेहरे, घनी मूछ आदि बनाया जाता था। ऊंचा ऊंचा नाक होता था, भारी बाँह होता था, पतले पतला चेहरा होता था, घनी मूछें होता था। इस शैली सीधे कागज पर ब्रश से ही चित्र बनाया जाता था। कागज पर जो है ब्रश के माध्यम से ही चित्र बनाया जाता था। इस शैली को ही कजली स्याही के नाम से जानते हैं। क्योंकि कजली स्याही के नाम से जानते हैं। जानते थे। अब इस चित्रकार शैली के अधिकतर गहरे भूरे रंग, लाल, हल्के पीले, गहरे नीले रंग का प्रयोग करता था। यानी गहरा भूरा, लाल, हल्का पीला रंग का प्रयोग करता था। रंगों के उपयोग में छायांकन तरीका से अन्य चित्र शैलियों का भिन्न भिन्न विकास हुआ था। चित्रकार प्रयुक्त वाले रंगों का निर्माण स्थानीय पौधों और फूल एवं धातुओं में आदि करते थे। यानी उसमें फूल पौधा का भी चित्रकला का अंकित किया जाता था। इस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? सेवक राय, हुलास लाल, जयराम दास, पटना कलम का शिवदयाल लाल। से पूछता है एग्जाम में कि पटना कलम शैली के चित्रकार इसमें से कौन है? तो
पहला सेवक राय, हुलास लाल, जयराम दास और शिव दयाल लाल। शिव दयाल लाल निर्मित मुस्लिम निकाह यानी मुस्लिम का जो शादी विवाह होता था उसका ये चित्रांकन किए थे। महादेव द्वारा किया था। लाल द्वारा निर्मित रांगनी गंधार चित्र का अविस्मरणीय यानी रांगनी गंधार का जो चित्र किया गया था उसको देखने में लगता है कि ये अविश्वसनीय है, ये कैसे मैंने पारा गया है। इस शैली का एक राधा मोहन प्रसाद ने पटना कलम में एक आर्ट कॉलेज आर्ट पटना में राधा मोहन एक कलाकार थे जो पटना में आर्ट कॉलेज का नींव रखे थे। कौन कॉलेज का? आर्ट कॉलेज का नींव रखे थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा कलम के अंतिम कलाकार थे। कौन? ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के अंतिम कलाकार थे जो 20वीं शताब्दी के अंत तक इनका निधन हो गया, जो पटना कलम शैली समापन हो गया। यानी पटना कलम शैली 20वीं शताब्दी तक चला, उसके बाद इस धीरे धीरे समापन हो गया। क्या हुआ? समापन हो गया। लेकिन 2010 ईस्वी में बिहार सरकार ने इसको धरोहर के रूप में घोषित किया। पटना आर्ट कॉलेज, पटना आर्ट कॉलेज म्यूजियम और खुदाबख्श लाइब्रेरी में इस शैली का संरक्षित रख दिया गया। लेकिन 2010 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा इस सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जागरूक फैलाने का उद्देश्य से पटना कलम शैली को कैलेंडर पर प्रकाशित किया गया। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो पटना कलम शैली के अंतिम कलाकार थे, इसके बाद इसे पन्नों में सिमट गया। इसको पटना कलम शैली समाप्त हो गया और इसको सरकार ने इसको 2010 ईस्वी में धरोहर घोषित कर दिया। अब आते हैं दोस्तों मधुबनी कला के बारे में। मधुबनी चित्रकला बिहार की संस्कृति का प्रदर्शित करता है। यह मिथिलांचल जैसे मधुबनी, दरभंगा और सहरसा आदि जिलों में लोक जीवन के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा मिथिलांचल कला का प्रयोग किया गया है। ये 3 प्रकार के होते थे। पहला भित्ति चित्र। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भित्ति चित्र, इसके तहत घर की सजावटें धार्मिक चित्रों के माध्यम से किया जाता था, जैसे राधा कृष्ण, पार्वती, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु का चित्र अंकित किया जाता था। भित्ति चित्र में अंदरूनी अंदर में जो कमरा होता था कोहबर उसको बोला जाता था। दीवारों पर कोनों को कोना में अंकित किया जाता था, जैसे पशु पक्षी का चित्र उसमें अंकित किया जाता था, शिव शक्ति का चित्र अंकित किया जाता था, पशु पक्षी का चित्र, घोड़ा, स्वर और सूर्य चंद्र का अंकित किया जाता था। यह महिलाओं द्वारा, अगला है आरीपन। यह महिलाओं के द्वारा घर के आंगन में चौखट पर पीसे हुए चावल से और पानी से विभिन्न रंगों का मिलाकर चित्र बनाया जाता था। जो महिलाओं के जो दरवाजा पर होता था उसको आरीपन बोलता है। उसको हर तरह से फूल सजा सजा करके दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। सजाता है। पटचित्र, किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य ध्यान देने के बजाय उसके भेद और अंकित करने के साथ साथ अंगुलियों या बाँस तुलियों से बनाया जाता था। यानी किसी व्यक्ति का उसका सौंदर्य का ध्यान रखते हुए वो किस तरह से सुंदर है उसका ये बाँस के रूप में अंकित किया जाता था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें कौन सा? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह का शैलिक जो पटचित्र है धार्मिक है। इसके अलावा कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा, विवाह आदि दृश्यों का चित्रण, यानी जो हमारे कुल देवता थे, सूर्य थे, चंद्रमा थे, तुलसी का पौधा था, विवाह था, विवाह के मैंने बहुत सारे उसको दृश्यों को चित्रांकन किया जाता था। क्या किया जाता था? चित्र को चित्रांकन किया जाता था। प्रायः चटक रंगों का प्रयोग किया गया था। इसमें गहरे लाल, हरा, नीला, काला रंग का प्रयोग किया जाता था। गहरे लाल, हरा और नीला और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। इसका अलावा पीला, गुलाबी जैसे हल्के रंग का भी प्रयोग किया जाता है। रंगों का प्राकृतिक रंग बनाए जाते थे। मुखारतिया का जो चित्र तथा आँख बड़े बड़े होता था।
चित्र स्थान पर खाली नहीं छोड़ा जाता था। पेड़ खाली जगहों पर के लिए पत्तियाँ, फूल, अंकृत चिन्ह बनाए जाते थे। मैंने आँख जो बड़ा होता था, उसके बगल में जो खाली रहता था, वो खाली छोड़ा नहीं जाता था। उसके पास में पत्ती, अलंकृत फूल वूल पौधा, इसको चित्र को बना दिया जाता था। चित्रों रंग रंग से ही स्पष्ट हो जाता था कि चित्र यानी उच्च वर्ग के चित्र में और निम्न वर्ग के, यानी उच्च वर्ग में सबसे ज़्यादा रंग का प्रयोग किया जाता था और निम्न वर्ग में 2 रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल और काला, है ना। अधिक रंग बिरंगी होते थे जो उच्च वर्ग के द्वारा बनाया जाता था, बल्कि निम्न वर्ग के द्वारा लाल काली रेखाएं का खाली सिर्फ प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग ये प्रसिद्ध महिला चित्रकला है। इसे जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी, सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी और भारती दयाल, ये सब क्या है, मधुबनी पेंटिंग का कलाकार है। इसके अंतर्गत बिहुला बिसहरी दंत कथाओं का चित्र यानी अब आते हैं दोस्तों मंजूषा चित्रकला के बारे में। मंजूषा चित्रकला में बिहुला बिसहरी कथाओं का चित्रांकन किया गया है। यह भागलपुर से प्रारंभ किया गया। कहाँ से? भागलपुर से प्रारंभ किया गया। मंजूषा कला एक श्रृंखलाबद्ध चित्रकला पद्धति है। मंजूषा कला में प्रमुख चिन्ह है सांप, चंपा, फूल, सूर्य, कमल, हाथी, घोड़ा, मोर, कछुआ, मछली, तीर, शिवलिंग इत्यादि का इसका मैंने चित्रांकन किया गया है। हाथी, घोड़ा, मोर, मैना, कछुआ, मछली, कलसा, तीर, धनुष कैसे। यह मुख्यतः 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी, हरा और पीला। किसमें? गुलाबी, हरा और पीला। गुलाबी, हरा और पीला का प्रयोग किया गया। इस कला का चित्रकार चक्रवर्ती देवी है। पूछेगा कि चक्रवर्ती देवी किस कला से? तब मंजूषा कला से, मंजूषा से कला से है, मंजूषा चित्रकला से संबंधित है। अब देखते हैं कि दोनों में मंजूषा चित्रकला और मधुबनी चित्रकला में भेद। मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। माने मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र जहाँ भागलपुर से संबंधित है, कुछ कुछ जगहों पर है, लेकिन मधुबनी सिर्फ मिथिलांचल में ही स्थित है, संबंधित है। मंजूषा चित्रकला 3 रंगों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मधुबनी चित्रकला में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा में 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मधुबनी में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित है। बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित है, लेकिन ये मधुबनी चित्रकला जो है बनावट और डिजाइन पर ही आधारित है। मंजूषा चित्रकला किनारी का प्रयोग किया, लेकिन मधुबनी चित्रकला में किनारी का वैकल्पिक रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में विश्लेषण अगला वीडियो में हम देखेंगे, अच्छी तरह से विश्लेषण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अगला दोस्तों को पहुंचाइएगा ताकि उसको कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।